Hello and welcome to Mentor Ki Baat, a podcast dedicated to help you transition from campus to corporate. And today we have a very interesting subject for you, which is how to build a resume. All right, so we're going to talk about what exactly a resume is. Is it just a piece of paper with your name and projects on it, or is it something more powerful? We're going to talk about how to build a resume, how to format a resume, how to optimize a resume, and how to tailor a resume, and what exactly does that mean. And very specifically, we are going to talk about how to make your resume ATS compliant. All right, so it's a very interesting video. I hope you guys enjoy it. Let's dive in. तो आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में जो कि आपके करियर से रिलेटेड आपको एक जॉब प्रोवाइड करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है रिज्यूमे। रिज्यूमे बेसिकली होता क्या है? ये एक तरह का आप ये समझ सकते हैं कि एक ये इंस्टाग्राम का आपका प्रोफाइल है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, बढ़िया-बढ़िया स्टोरीज़ डालते हैं, लोगों को दिखती हैं, फिर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, है ना? तो उसी तरह से ही आप एक रिज्यूमे को भी सँवारते हैं एक तरह से आप कह सकते हैं। क्योंकि रिज्यूमे क्या है, जब आपको इंडस्ट्री में एंट्री लेनी होती है, तो आप खुद नहीं जा रहे होते हैं कई बार। आपको क्या होता है कि आपको रिज्यूमे सेंड करना पड़ता है। तो वो रिज्यूमे आपके बारे में सारी चीज़ें बताता है और रिज्यूमे इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि ये आपका इंटरव्यू अगर आप सिलेक्ट होते हैं, तो आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या इंटरव्यूअर पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा, ये भी आप अपने रिज्यूमे को इस तरह से सजा सकते हैं, इस तरह से उसमें सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि आप अपना इंटरव्यू भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंटरव्यू में होता है कि मुझसे क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में क्या आता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, तो इस तरह से नहीं होता है। दूसरी चीज़, रिज्यूमे दिखना कैसा चाहिए? बहुत सारी रिज्यूमेज़ मैंने देखी हैं, बहुत सारी रिज्यूमेज़ जब हमारे पास इंटरव्यू के लिए भी आती हैं, तो बहुत सारी रिज्यूमेज़ होती हैं जिसमें काफ़ी सारी ग्राफ़िक्स डाली हुई होती हैं, जो कि एक रिज्यूमे बिल्डिंग प्रैक्टिस अच्छी नहीं मानी जाती। क्योंकि क्या होता है कि एक इंडस्ट्री है जिसमें आप एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो उसके एक स्टैंडर्ड्स भी होते हैं जिनको आपको फ़ॉलो करना ही होता है। क्योंकि जैसे आप देखिए एमएनसीज़ वग़ैरह होती हैं, उनके पास एक प्रोफ़ाइल के लिए हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों एक प्रोफ़ाइल के लिए सिर्फ़ उनके पास कई सारे रिज्यूमेज़ आए हुए होते हैं। तो अब वो उसको मैनुअली तो फ़िल्टर नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो कि क्या होते हैं, आपके रिज्यूमेज़ को फ़िल्टर करते हैं। अब ये फ़िल्टर कैसे होता है? तो यहाँ पे आप एंट्री लेता है एटीएस, जो कि होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या करता है, आपके रिज्यूमेज़ में जितनी भी जैसे कोई कंपनी है, मैं हायर कर रहा हूँ, तो मैं उसमें क्या करूँगा, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं वहाँ पे फ़ीड करूँगा। जितने भी रिज्यूमेज़ आए होंगे, वो सारे रिज्यूमेज़ उससे होके जाएँगे और फ़िल्टर होंगे। फ़िल्टर किस बेसिस पे होंगे? फ़िल्टर होंगे कीवर्ड्स के बेसिस पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? अब कीवर्ड्स मान लीजिए कि आपने डेवलपमेंट प्रोफ़ाइल के लिए अपना रिज़्यूमे बनाया है और किसी कंपनी में दिया है। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड उसमें जितने भी कीवर्ड्स होंगे, सारे कीवर्ड्स आपके रिज़्यूमे में होने चाहिए। जो कि क्या करेगा एटीएस जब आपका रिज़्यूमे स्कैन करेगा, तो सारे कीवर्ड्स जितने भी उससे रिलेटेड होंगे, तो उससे आपके चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि अपने रिज्यूमेज़ को एटीएस कंप्लायंट किस तरह से बना सकते हैं। So now we are going to talk about what ATS friendly resumes are. हम लोग ये जानते हैं कि ATS क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि resumes क्या होते हैं। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हम अपने resume को ATS compliant कैसे बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत सिंपल रखना है अपना रिज्यूमे। देखिए बहुत सारे अलग-अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे इंटरव्यू प्रोसेस की जहाँ पे आपको रिक्रूटर को इन हैंड अपना रिज्यूमे जाके देना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट जैसे कि शारिक ने बात किया कि एक हम लोग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, राइट? सो उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाना होता है, जिसमें बहुत मिनिमल अगर आपका रिज्यूमे रहेगा तो उसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के। आपके रिज्यूमे में आपके ग्रामर का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अपना ग्रामर इतना एप्ट रखना होता है जिससे आप
बिल्कुल ऑफ द टॉपिक, बिल्कुल बिल्कुल शेक्सपियर भी ना बन जाए, और आप बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज इन ये भी ना करें कि हाँ, आई लाइक स्टडीज, आई लाइक फुटबॉल, ऐसे नहीं करना है। सो यू हैव टू इंक्लूड इनकलकेट कीवर्ड्स। अगर आप प्रॉपर कीवर्ड्स यूज करेंगे तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और इट विल पास थ्रू द एटीएस वेरी कंफर्टेबली, और वो एक सही डायरेक्शन में जाएगा। सेलेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। अगर फ़ॉन्ट्स की बात करते हैं तो आपको बहुत बेसिक फ़ॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं अपने रिज़्यूमे में। एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, इस टाइप के फ़ॉन्ट्स पे अगर आप स्टिक करेंगे तो आपका रिज़्यूमे अच्छा लगेगा। एक स्टैंडर्ड सेट होता है, और वो एक हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके रिज़्यूमे को सेलेक्ट होने में। अगर फ़ाइल फ़ॉर्मेट्स की बात करते हैं, तो एक जेनेरिक फॉर्मेट लाइक अ डॉक्यूमेंट फाइल और अ पीडीएफ फाइल कैन कम इन हैंडी। अगर आप कोई वेब फॉर्मेट या ऐसा फॉर्मेट देते हैं जो कि आपके रिक्रूटर के पास जाके उनके सिस्टम में ना खुले, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपके रिज्यूमे का, राइट? सो यू हैव टू स्टिक टू अ वेरी बेसिक फॉर्मेट, जो कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और एक पीडीएफ फॉर्मेट हो सकते हैं। अगर हम हेडिंग की बात करते हैं, अगर हम लेआउट्स की बात करते हैं, तो आपको हेडिंग्स और लेआउट्स को यू हैव टू कीप इट रियली सिंपल। अगर आपने प्रोजेक्ट्स मेंशन करने हैं, तो सो द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन हैज़ टू बी प्रोजेक्ट्स। ये नहीं कि आप कुछ उसको फैंसी टर्म दे के उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने के चक्कर में आप उसको रूइन कर दें। सो यू हैव टू स्टिक टू जस्ट बेसिक हेडिंग्स। प्रोफाइल है, प्रोफाइल इज़ फाइन। प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स इज फाइन। एजुकेशन या स्टडीज है, तो इट इज फाइन, दैट विल वर्क, दैट विल टोटली वर्क। बट उसके अलावा अगर आप कोई फैंसी चीज यूज करते हैं, तो दैट मे और मे नॉट वर्क। अगर हम अपने रिज्यूमे पे डेटा विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, अगर वहाँ पे एक सिंपल फॉर्मेट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे आपने टेबल्स डाले हुए हैं, कॉलम्स डाले हुए हैं, या फिर आपने कोई एक सेक्शन अलग बना दिया है, सो दैट मे और मे नॉट वर्क। सो यू हैव टू कीप इट रियली सिंपल। आपको उस सेक्शन, उस टेबल का डेटा आप देखो, आप ट्राई करो उसको, आप जो हेडिंग्स हैं पर्टिकुलर, उसमें ही आप डालिए उसको। आप उसको बाहर कहीं अलग से मेंशन मत करें, बिकॉज़ दैट मे और मे नॉट वर्क। अब हम बात करने वाले हैं कि अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। बाय ऑप्टिमाइज़ेशन आई मीन टू प्रोसेस योर रिज्यूमे इन सच अ फॉर्मेट व्हिच लुक्स डिसेंट, जो कि बहुत बिल्कुल पॉप आउट ना करे या बिल्कुल ही आपकी रिज्यूमे की एनर्जी को लो ना करे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉर्डर स्पेसेस ना हो, या बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट स्पेसेस ना हो। आपका अगर कंटेंट ब थोड़ा-सा है, मान लीजिए इफ यू आर अ फ्रेशर ऑब्वियसली, तो आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, आपका प्रोजेक्ट सेक्शन शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट हाइलाइट्स ऑफ योर रिज्यूमे, राइट? और आपका प्रोफाइल होना चाहिए डिसेंट साइज़ का, चाहे आप पैराग्राफ्स में लिखें, चाहे आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें, इट शुड लुक डिसेंट। बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं होने चाहिए सेक्शंस के बीच में। ये नहीं कि एक यहाँ पे लिखा, फिर एक यहाँ लिखा, बीच में इतना स्पेस। दैट शुड नॉट बी द केस, बिकॉज़ दैट वोंट लुक गुड। अगर आप एक फ्रेशर हैं, चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं, बट आपका अगर रिज्यूमे एक पेज के अंदर फॉल करता है, तो दैट इज़ परफेक्ट। अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे एम्फसाइज़ करना है, और आपने क्या टेक्नोलॉजीज़ उसमें यूज़ किया है, आपको उस पे एम्फसाइज़ करना है। आपको कीवर्ड्स देखने हैं कि आपने कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। कीवर्ड्स आप कैसे देखेंगे? कीवर्ड्स आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। जैसे जिस प्रोफ़ाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे उस प्रोफ़ाइल में उस जॉब डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ेंगे, तो देयर विल बी टेक्नोलॉजीज़ व्हिच विल बी इम्पोर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। सो दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ योर कीवर्ड। वो आपको अपने रिज्यूमे में अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। बिकॉज़ एटीएस में क्या होता है कि यही चीज़ें फ़ीड की जाती हैं, इसी के थ्रू वो आपके रिज्यूमे को प्रोसेस करता है। तो ऐसे कीवर्ड्स आपको इनकलकेट करने हैं अपने रिज्यूमे में, जो कि आपके सिलेक्शन को थोड़ा-सा ईज़ी कर दें। जो-जो मेन आपने टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए हैं, या जैसे भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसको आपको ब्रेकआउट करना है इन पॉइंट्स, एंड यू हैव टू डिस्प्ले दोज़ इन बुलेट पॉइंट्स। उसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं, आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, दैट गिव्स अ गुड फ़ील टू द रिक्रूटर।
So in this section, we are going to talk about how to tailor a resume. और टेलरिंग का मतलब क्या है? हाउ व्हाट डज टेलरिंग अ resume मीन? It means that एक resume cannot be circulated in every job profile that you are applying for. For every different job application, for every different job description that a company is giving you, हमें अपना resume modify करना होगा, थोड़ा सा change करना होगा, उसमें keywords update करने होंगे in order for it to make sense. So the jobs that you are applying, be it एक ही कंपनी में अलग अलग प्रोफाइल्स हों या फिर एक ही प्रोफाइल अलग अलग कंपनीज में हो. Let's say if I am applying for a front end developer in multiple different companies, so it means कि उन सब कंपनीज ने अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस रिलीज किए हैं. उन सब जॉब डिस्क्रिप्शंस में अलग अलग कीवर्ड्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं जो हमें अपने रेज्यूमे में अपडेट करने हैं. So before we get into that, we should understand कि resumes कितने तरह से हम build कर सकते हैं and what are the things specifically we can add in our resumes. In most cases, there are two types of resumes. One is for a professional and one is for a fresher. Right. So most of the things are very common in between both of these resumes. Let's start with the first section. The first section holds your name, the job profile that you are applying for, and your contact information, your email ID, your contact number, and an address only if you are applying for a remote job or an international job. Otherwise, आपका शहर या फिर आपका state is more than enough. Your LinkedIn profile, obviously, and if you have a website, if you have some other domain or आपका ब्लॉग है या फिर आपका कुछ है उस तरह की वेबसाइट्स जो आपके बारे में उसको और कुछ बता सकें एडिशनल, वो चीज़ें. When we come to the next section, it's either professional summary or objective. And why are these two different things? So this is where we differentiate between a professional person and a fresher. एक प्रोफेशनल बंदे के रेज्यूमे में this section should hold a 3 to 4 lines of summary of his entire work experience. जो कुछ भी आगे उसके रेज्यूमे में लिखा हुआ है, it should hold a summary of that in 3 to 4 lines. This is the professional summary section in a experienced person's profile. For a fresher, it has to be an objective. And what an objective is not that the skills that I'm going to learn from the company. अगर आप उस कंपनी में काम करके कुछ सीखते हैं, then good for you, well done. But this is not something that you mention in your resume. आपके ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए कि जो स्किल सेट्स आपके पास हैं, हाउ यू कैन यूज देम टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. सो दैट्स व्हाट एन ऑब्जेक्टिव इज. अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट पढ़ा है, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अगर आपने पढ़ा है, सो हाउ कैन यू यूज योर स्किल्स in order for the work that the company is doing. So that's what an objective is. The next and the most important section of the resume are the skill sets. The next thing that you mention is the skill set. You have to categorize your skill sets into groups. अगर आपके पास प्रोफेशनल स्किल्स हैं, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो वो एक प्रोफेशनल स्किल्स के सेक्शन में आएगा. देन इफ यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का एक छोटा सा सेक्शन उसका बनाना होगा. प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी आती हैं, प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से आते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर छोटे छोटे सेक्शंस स्किल के अंदर ही आएंगे. आफ्टर दिस वी हैव वर्क एक्सपीरियंस. Alright, so obviously if you are a fresher, you don't have work experience. In this case, you either mention your internships if you have done any, or you mention your education. But if you have work experience, you have to mention all the relevant work experience. So first of all, I'll emphasize this again. Everything that you mention on your resume has to be very relevant to the profile that you are applying for. So relevant work experience, and let's say एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें आपका प्रोफाइल कुछ और है एंड यू आर ट्रांजिशनिंग इनटू अ डिफरेंट प्रोफाइल. तो इस केस में वी हैव टू फाइंड ट्रांसफरेबल स्किल्स. कौन सी ऐसी स्किल्स आपकी करंट जॉब में है जो आप यूज कर सकते हो इस नई प्रोफाइल में. लेट्स से मैं सेल्स में था, मैं डेटा एनालिटिक्स में जाना चाहता हूँ. तो सेल्स में आई वर्कड विद नंबर्स, आई क्रिएटेड रिपोर्ट्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स.
तो ये स्किल्स मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ इन द सेंस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन, कि मैंने डेटा विजुअलाइजेशन किया है, मैंने बिग डेटा हैंडल किया है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो ट्रांसफर कर रहे हैं हम एक टेक्नोलॉजी के स्किल्स को दूसरी टेक्नोलॉजी में। नाउ if you are a fresher, then you don't mention your work experience. Obviously you have to mention your internships, और internships में आपने क्या किया क्या नहीं किया, in a very simple bullet points. So all of the information should be in bullet points. Moving forward, if you have certifications, so if you have any relevant certifications based on the profile, so I'm not saying कि अगर आप front end पे apply कर रहे हैं and you have SQL का experience, then you use it. You don't use it. You don't mention those certifications if it is not relevant to the profile that you are applying for. And after this, we have projects. So freshers के लिए the projects are the most important things after skill sets. So the projects will tell you how experienced you are. This is your way to express how experienced and how versatile you are. And it is very 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 important कि आप high level projects को mention करें और high level projects बनाएं. I'll give you a very small hack. अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक हाई लेवल या फिर एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स बना पाए, देन व्हाट यू कैन डू इज उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आप मेंशन कर रहे हैं, हाई लेवल प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड टू एंड सब कुछ पढ़ के जाना। इंटरव्यू के अंदर सब कुछ, उसमें क्या इश्यूज आ सकते हैं, कैसे उन इश्यूज को हैंडल करते हैं, उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं, और कितना टाइम लग सकता है उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में। एवरीथिंग दैट यू कुड नो अबाउट दैट प्रोजेक्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ। ऑलराइट, after all of this, if there's still space left on your single page resume, you can add a few more things like your awards, your volunteer work, your leadership work, or if you have any kind of publication or these kind of things. But you have to be very sure that all of the things that you have mentioned are relevant to the profile that you are applying for. And also, the skills that you are mentioning should be referring something or something or another from your resume itself. अगर आपने लिखा है कि आपके पास पाइथन आपको आती है, स्किल सेट में प्रोग्रामिंग में आपने पाइथन लिखा हुआ है, सो यू शुड हैव प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी, राइट? क्योंकि आपको अपने स्किल सेट्स को अपने रेज्यूमे के अंदर ही प्रूव करना पड़ता है। राइट, नाउ लेट्स कम टू टेलरिंग द रेज्यूमे. इफ वी हैव स्ट्रक्चर्ड द रेज्यूमे इन दिस क्लीन एंड फॉर्मेटेड वे, हमको बहुत आसानी होगी इन ऑर्डर टू जस्ट पिक द कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड अपडेट आवर रेज्यूमे. तो हमारे पास सारा फॉर्मेट है, हमारे पास सारा टेक्स्ट क्लियर है, एंड हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उन नए कीवर्ड्स को नेचुरली अपने स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट करना, राइट? सो दिस स्ट्रक्चर एंड दिस फॉर्मेट हेल्प्स अस इजीली update our resume based on the job descriptions that we are getting. So we never use the same resume again and again. जितनी बार हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितनी अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास उतने सारे रेज्यूमेज होने चाहिए. एंड आई अंडरस्टैंड दिस माइट get very tedious and hard to manage these kind of numbers of resumes, but there are tricks to that and we're going to talk about them later. ऑलराइट, तो अब हम जान चुके हैं रिज्यूमे क्या होता है, एटीएस क्या होता है, रिज्यूमे को जब हम लोग बिल्ड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें डालनी होती है. अब हम ये जानेंगे कि रिज्यूमे में क्या चीज़ें हमें नहीं डालनी, कैसे हमें नहीं बनाना है. अभी तक हमने देख लिया है कि कैसे बनाना है, अब हम देखेंगे कैसे नहीं बनाना है. नहीं बनाने से मेरा मतलब है कि जब आप रिज्यूमे बनाने जा रहे होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है आप कोई टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक वर्ड हो गया. बहुत से लोग नोटपैड पे भी बनाने लग जाते हैं रिज्यूमे. तो इसमें क्या होता है, जब आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन वाला सॉफ्टवेयर है, ये रिज्यूमे ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर नहीं है. इसमें कई चांसेस क्या होते हैं कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, कहीं पे आपके कैपिटल हो गया, कहीं पे स्मॉल वर्ड हो गया. उसके अलावा पंचुएशन में हो सकता है. बहुत सारी जो इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, आपकी रिज्यूमे को ख़राब कर देती हैं. ऐसे ही आपका रिज्यूमे एटीएस के पास जाएगा, अगर उसने ये एरर्स फाइंड आउट कर लिए आपके रिज्यूमे में,
वो वहीं पे ही रिजेक्ट हो जाता है। और अगर किसी रिक्रूटर ने भी देख लिया कि आपकी रिज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो आपका इम्प्रेशंस वहाँ पे जितने भी इम्प्रेशन आपका जैसे भी आप बन के गए हों, कुछ अच्छे मेंटेन करके गए हों, आपका बढ़िया कोट वोट सब पहन के आप जैसे भी गए हों, लेकिन अगर आपने जो रिज्यूमे में गलती कर दी है, इन छोटी-छोटी गलती इस तरह की कर दी है, तो बहुत ख़राब इम्प्रेशन पड़ता है और चांसेस ये आपके लो होते चले जाते हैं वहाँ से। तो अब हमें ये देखना है कि इस तरह की छोटी-छोटी मिस्टेक्स हम कैसे ना करें। क्योंकि ये सबसे पहले ये इस ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वर्ड यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। नोटपैड यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। अब इतने हाई-टेक सॉफ्टवेयर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इतने हाई-टेक टूल्स अवेलेबल हैं, जो कि बेसिकली रिज्यूमे ओरिएंटेड टूल्स हमारे पास हैं, जो कि क्या करते हैं, प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं इनके पास टूल्स में। आप जब भी इसमें इसको ओपन करेंगे तो आपको कई सारे टाइप्स के टेम्पलेट्स मिलेंगे। वो ग्राफिकल भी हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री लेवल के भी हो सकते हैं। लेकिन अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन-सा टेम्पलेट यूज़ करना है। तो ये आपका टेम्पलेट सिलेक्शन वाला पोर्शन जो है, ये आपकी जॉब प्रोफाइल से ओरिएंटेड होना चाहिए। इंडस्ट्री लेवल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आपका जो भी है, उसको लाई करना चाहिए, ये आपकी जो भी टेम्पलेट सिलेक्शन है, जो कि एटीएस कंप्लायंट होना चाहिए। वो वैसे भी होगा, लेकिन अगर आप ग्राफ़िकल डाल रहे हैं कोई ऐसी प्रोफाइल में जिसमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, तो ये ऐसा हो जाएगा कि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं, बेसिकली। उसके अलावा तो अब मान लीजिए आपको टूल मिल गया है, आपको कंटेंट मिल गया है, आपको कीवर्ड्स मिल गए हैं, क्या-क्या आपको अपने रिज़्यूमे में डालने हैं, सारी चीज़ें आपके पास हैं और आप उसको अच्छे से बना भी सकते हैं, ठीक है? अब आपने एक एटीएस कंप्लायंट रिज़्यूमे बना लिया है, ओके? बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अगर कोई टूल यूज़ करके बनाया है या आपने कोई ऐसा जो कि रिज़्यूमे अच्छा बनाता है, सारी फ़ॉर्मेटिंग अच्छी करता है, सब चीज़ें अच्छी करता है, आपने वो ऑलरेडी अपने बना लिया है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिज़्यूमे 100% परफ़ेक्ट है आपकी प्रोफ़ाइल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि आपने जो भी टेक्स्ट उसमें डाला है, जो भी कीवर्ड्स उसमें डाले हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा एआई ओरिएंटेड है, जनरेटिव है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उसको आपको जैसे आपने कीवर्ड्स मान लीजिए एलएलएम को दिए, उसने कुछ उसकी फ़ॉर्मेटिंग, कुछ सेंटेंसेस आपको बना के दिए। अब आपने डायरेक्ट वही कॉपी पेस्ट कर दिया तो भी आपका रिज्यूमे सिलेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि एटीएस में एक फीचर ये भी होता है कि वो एआई को भी डिटेक्ट करता है। जो आपको कीवर्ड्स और आपको जो भी डेटा मिल रहा है, उसको आपको नेचुरली अपनी लैंग्वेज में टेलर करके उसमें डालना होता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जब आपका रिज्यूमे प्रिपेयर हो गया है, तो आप सबसे मेन चीज़ जो आपको अप्लाई करने से पहले करनी है, वो होती है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? आपने एक रिज्यूमे बनाया, उसको आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। जब तक आप उसको मल्टीपल टाइम्स रीड नहीं करोगे, आपको उसमें कोई अगर ऐसी एरर है या कोई ऐसी एजुकेशन आप या कोई ऐसी स्किल्स आपने उसमें डाल दी, जो कि आपको नहीं आती है। मान लीजिए मुझे पाइथन आती है, लेकिन मैंने जावा भी डाल दी। मुझे जावा की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन वो फ़्लो में चला गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब अगर मेरा सिलेक्शन होता है, रिज़्यूमे सिलेक्ट हो गया मेरा, इंटरव्यू पे मैं जाता हूँ, तो वो जावा पे अगर क्वेश्चन मेरे से उसने पूछ लिया, मैं आंसर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं आता है। और आपका प्रोफ़ाइल स्पेसिफ़िक भी उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर, डेटा विज़ुअलाइज़ेशन इस तरह की जॉब प्रोफ़ाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उसी तरह की स्किल्स भी उसमें डालनी है। अब प्रूफ रीडिंग कैसे करनी होती है? सबसे अच्छा तरीका होता है पहले तो मल्टीपल टाइम्स खुद रीड कर लिया, उसके बाद अपने किसी कलीग को या अपने फ्रेंड को देना है उस रिज्यूमे को। उनसे बोलना है कि आप इसको रीड करिए, आप इसको टेस्ट करिए, आप इसको जितने भी एरर्स हैं मुझे बताइए। क्योंकि जब मैं कुछ कर रहा हूँ अपने लिए, तो
जो मैंने किया है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है कि वो मुझे सही दिखेगा। भले वो गलत हो, कहीं पे मिस्टेक्स हों, लेकिन मुझे नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर किसी दूसरे से मैं चेक करवाऊँगा, तो वो क्या करेगा, वो उसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखेगा और जो एरर्स आपने अनकॉन्शियसली कर दी हो, नहीं ध्यान ना होगा, लेकिन वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। सबसे मेन चीज़ है ये प्रूफ रीडिंग। उसके बाद आपको रिज्यूमे का जो डिज़ाइन है, उसके बाद जब डिज़ाइन वाला पोर्शन जब आप बना रहे हो, तो आपको डिज़ाइन आपका सटल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए। आइकन्स उसमें मिनिमल यूज़ करने हैं आपको, इमोजीज़ यूज़ नहीं करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अपने मेल्स वगैरह जब डाल रहे होते हैं, अगर वो एक ऑनलाइन है, मतलब मान लीजिए आपको पीडीएफ भेजनी है किसी को, तो जब उसमें आप लिंक्स वगैरह डालेंगे, तो वो लिंक्स एक्टिव होने चाहिए। मतलब जैसे मैं उस पे क्लिक करूँ तो मुझे रिडायरेक्ट होना चाहिए, हाइपर लिंक्ड होने चाहिए वो लिंक्स। सबसे मेन फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट करने के लिए आपकी जो भी रिक्रूटर है आपका, वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा आपकी ईमेल से। तो सबसे मेन जो आपका फैक्टर होता है वो होता है ईमेल आपने किस तरह से अपना बना रखा है। अगर वो प्रोफेशनल ईमेल नहीं है, मान लीजिए आपने अपने ईमेल में डाला है princess21 और किंग खान और इस तरह का अगर कोई ईमेल है, तो ये वेरी अनप्रोफेशनल ईमेल होता है, जो कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है सामने वाले पे। आपको अपना जो भी ईमेल आप बना रहे हैं, वो आपका खुद का नाम होना चाहिए और अगर वो नाम अवेलेबल नहीं है तो सॉर्ट ऑफ आप कोई भी डिजिट्स डाल सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमल डिजिट्स। ऐसा नहीं कि आपने मेरा नाम शारिक है तो मैं शारिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नहीं लिखना है। कुछ ऐसे कोड्स होंगे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि जीमेल हो अगर तो वो एक्सेप्ट कर ले। उसके अलावा आप जब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना है कि आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं, तो आपने अगर कोई लिंक उसमें डाल रखे हैं, जैसे लिंक्डइन का हो गया, गिटहब का हो गया या जीमेल का भी हो गया, तो वो क्या होने चाहिए, एक आपका यूज़र नेम होना चाहिए। क्योंकि जब आप उसको हार्ड कॉपी दे रहे हो और उसमें हाइपर लिंक की अंडरलाइन है, तो वो अब उस पे क्लिक तो नहीं कर पाएगा। और बेसिकली लिंक्डइन में क्या होता है, उसमें कुछ कोड्स भी होते हैं कभी-कभी। तो वो जब क्लिक करते हैं तो वही वो यूज़र नेम पे रिडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट यूज़र नेम नहीं लिखा होता है कभी-कभी उसमें। तो आपको यही देखना है कि अगर आप वॉक इन के लिए जा रहे हो, तो आपका उसमें यूज़र नेम होना चाहिए। और अगर आप ऑनलाइन भेज रहे हो किसी को, पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रहे हो, तो वो हाइपर लिंक होना चाहिए। ये 2 मेन फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान रखने ही रखने चाहिए। क्योंकि अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं और वो आपसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो सिलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, तो ये जो छोटी-छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जिनको हम स्वीट मिस्टेक्स भी बोलते हैं, अगर आप इनको कम कर लें, तो एक्स्पोनेंशियली बढ़ जाते हैं आपके चांसेस सिलेक्ट होने के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास एआई टूल है, आपके पास सारे कीवर्ड्स हैं, तो अब इनको आपको इस तरह से टेलर करना है, एक ऐसा स्वीट स्पॉट ढूँढना है दोनों के बीच में, जिसमें एक नेचुरल और एआई का कॉम्बिनेशन हो, जो कि अगर एक यूज़र पढ़ रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आपका रिज़्यूम, तो मुझे देखने में भी अच्छा लगे। अगर वो एटीएस के पास जाता है, तो सिलेक्शन के चांसेस भी हों। All right, so there's so much to unpack from this video. I hope you guys have learned a lot today. And the things that we have discussed in this video, there are a lot of AI and non AI tools that are in the market available for free for both students and professionals who can help you do all of these things in a very simple and easy way. So we have collected a lot of tools जो आपको ये सब चीज़ें करने में हेल्प करेंगे. All the links to those tools are in the description. And if you have any concerns, queries, or questions, you can DM us or leave a comment or follow us on our socials. I hope you guys have learned a lot today. Thank you.